नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। देश दुनिया की तमाम खबरों पर डालेंगे नजर, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय संबंधों समेत यूक्रेन संकट पर चर्चा। मुक्त, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत के प्रति जताई प्रतिबद्धता। 29 प्राचीन कलाकृतियां लौटाने पर प्रधानमंत्री ने अदा किया शुक्रिया। चर्चा के बाद राज्यसभा ने विनियोग विधेयकों को लौटाया। वित्त मंत्री ने कहा, जन कल्याण पर व्यय बढ़ा रही सरकार। लोकसभा में सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा। राज्यसभा चुनाव के लिए 6 राज्यों की 13 सीटों के लिए नामांकन का काम पूरा। आप ने हरभजन सिंह, राघव चड्ढा समेत 5 लोगों को बनाया उम्मीदवार। सभी सीटों के लिए 31 मार्च को मतदान। सीडीएस जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। राष्ट्रपति ने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद समेत कई हस्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार से किया सम्मानित। पैराशूटर अवनी लेखारा समेत कई दिग्गजों को पद्मश्री सम्मान। चीन में भीषण विमान हादसा, क्रैश होकर पहाड़ों में गिरा बोइंग 737 विमान। 132 यात्री थे सवार। व्यापक खोज और राहत अभियान का आदेश। और हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर अब दिल्ली के 7 अस्पतालों में मरीजों के तमीरदारों को मुफ्त भोजन मिलेगा। ओम बिरला ने नई दिल्ली स्थित अपने सरकारी निवास से प्रसादम रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन प्रसादम रथों में भोजन पकाने और गर्म करने की सुविधा है। इससे पहले आओ साथ चले संस्था की ओर से 4 अस्पतालों में प्रतिदिन 1000 तीमारदारों को भोजन उपलब्ध करवाया जाता था। एन बीरेन सिंह ने आज इम्फाल में मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ नेमचा किपजेन, वाई खेमचंद सिंह, बिस्वजीत सिंह, अवगम्बो न्यूमाई और गोविंद दास कोथोमजम ने इम्फाल में राज्यों के कैबिनेट मंत्रियों के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एन बीरेन सिंह को मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी। प्रमोद सावंत को गोवा का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से फैसले के बाद केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर ने सावंत को विधायक दल का नेता घोषित किया। गोवा में बीजेपी ने प्रमोद सावंत के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। पश्चिम बंगाल में 12 अप्रैल को एक लोकसभा सीट और एक विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा और बाबुल सुप्रियो ने अपने अपने नामांकन दाखिल किए। शत्रुघ्न सिन्हा को आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया है, जबकि सुप्रियो को बालीगंज विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि अगले 6 महीने में इस केंद्र शासित प्रदेश में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश आने की उम्मीद है। संयुक्त अरब अमीरात का एक प्रतिनिधिमंडल श्रीनगर के दौरे पर है। यूएई के 34 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में रियल एस्टेट, आतिथ्य, दूरसंचार, आयात निर्यात समेत अन्य क्षेत्रों के शीर्ष कारोबारी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि कोरोना से मौत से मुआवजे का आवेदन 6 हफ्ते के भीतर किया जाए। वहीं कोर्ट ने गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और आंध्र प्रदेश में कोरोना से मौत के मुआवजे के 5% आवेदन की जांच करने को कहा है। कोरोना से मौत के मुआवजे के फर्जी डेथ सर्टिफिकेट मामले में दायर याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने कहा है कि सरकारी अधिकारियों को अचल संपत्ति का विवरण समय पर दाखिल करना वरिष्ठ पदों पर उनकी नियुक्ति के लिए अनिवार्य शर्त है। सीवीसी ने कहा कि जो लोग एआईपीसीआर भरने में असफल रहे, उन्हें सतर्कता मंजूरी नहीं दी जाएगी और उनके नामों पर वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति के लिए विचार नहीं किए जाएंगे। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए पर्याप्त नकदी सुनिश्चित करेगा। सीआईआई के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मार्च 2020 से अब तक अर्थव्यवस्था में 17 लाख करोड़ रुपए की पूंजी डाली गई है। अर्थव्यवस्था इस समय कच्चे तेल और प्रमुख चीजों की कीमतों में तेजी से जूझ रही है। उत्तरी अंडमान सागर पर दबाव का क्षेत्र बनने के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने इसके चक्रवात में बदलने की आशंका जताई है। इसके अगले 48 घंटों के दौरान म्यांमार तट की ओर बढ़ने की संभावना है। ऐसे में मछुआरों को समुद्र में न उतरने की सलाह दी गई है।
हांगकांग 1 अप्रैल से 9 देशों पर लगे उड़ान प्रतिबंध को हटा रहा है। इन देशों में भारत, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, फिलीपींस, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार को रोकने के लिए यह कदम उठाया था। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने आज आपसी हितों वाले क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन में दोनों नेताओं ने आतंकवाद को लेकर भी चिंता जताई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में विभिन्न क्षेत्रों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों में काफी प्रगति हुई है। व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते के लिए वार्ता के नतीजे पर पहुंचना आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए अहम होगा। उन्होंने कहा कि हमारी भागीदारी मुक्त, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खनिज, जल प्रबंधन और अक्षय ऊर्जा के अहम क्षेत्रों में तीव्र गति से सहयोग बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि वो खुश हैं कि दोनों देशों के बीच वार्षिक शिखर वार्ता का तंत्र स्थापित कर रहे हैं। हमारे संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, डिफेंस और सिक्योरिटी, एजुकेशन और इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सभी क्षेत्रों में हमारा बहुत करीबी सहयोग है। शिखर वार्ता के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने यूक्रेन मुद्दे पर भी बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया यूक्रेन पर भारत के रुख को समझता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्कॉट मॉरिसन दोनों ने यूक्रेन में युद्ध और हिंसा खत्म करने की जरूरत बताई। दोनों पक्षों का मानना है कि यूरोप में हो रहा संघर्ष हिंद प्रशांत क्षेत्र से ध्यान भटकाने का कारण नहीं होना चाहिए। स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि वो यूरोप में भयानक स्थिति से दुखी हैं, लेकिन उनका ध्यान हिंद प्रशांत क्षेत्र पर अधिक है। While we are obviously distressed at the terrible situation in Europe, our focus, of course, is always very much on what is occurring in the Indo-Pacific and ensuring that those events could never occur here in the Indo-Pacific. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को प्राचीन भारतीय कलाकृतियों को लौटाने की पहल के लिए धन्यवाद दिया। भगवान शिव, भगवान विष्णु और जैन परंपरा से जुड़े 29 पुरावशेषों और पेंटिंग्स को ऑस्ट्रेलिया ने भारत को वापस लौटाया है, जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी निरीक्षण किया, जिसमें से कुछ तो 9-10 शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं। भारत वापस लाई गई अधिकतर मूर्तियों का निर्माण बलुआ पत्थर, संगमरमर, कांस्य और पीतल से किया गया है। पश्चिम बंगाल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, इसके साथ कई अन्य भारतीय राज्यों में से अवैध तरीके से निकाली गई सैकड़ों वर्ष पुरानी मूर्तियां और चित्र हैं, और इसके लिए मैं सभी भारतवासियों की तरफ से आपका विशेष आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने देश की प्राचीन कलाकृतियों और धरोहरों की वापसी के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की है। ये जो पुरावस्तु हैं, अधिकतर जो ऑस्ट्रेलिया से वापस भारतवर्ष को दी जा रही हैं और जो यहाँ से किसी पिछले कुछ समय के दौरान यहाँ से तस्करी द्वारा ले जाई गई थी, ये एक बहुत सुखद बात है कि इनको हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रयास से ऑस्ट्रेलिया की सरकार वापस कर रही है। उधर राज्यसभा ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2022 और विनियोग संख्या 2 विधेयक 2022 पर विचार कर वापस कर दिया है। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 2022-23 में 8.17 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष के लिए 7.45 लाख करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है। वित्त मंत्री ने कहा कि तीसरे अनुपूरक अनुदान मांग में सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में पूंजी डाले जाने को लेकर 5,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। LIC का मूल्यांकन वैज्ञानिक तरीके से किया गया है। उन्होंने सरकार ने यूरिया की ऊंची लागत का बोझ खुद उठाया, इसे किसानों पर नहीं डाला है। Due to rising global fertilizer prices and the input prices are also going up, so the BE 22-23, which is coming budget, we have already given fertilizer subsidy 1.05 lakh crores, which is 31% more than 21-22 BE.
इससे पहले चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने राज्यों को जीएसटी मुआवजे का भुगतान नहीं करने पर प्रश्न उठाया। उन्होंने सरकार से सस्टेनेबल विकास करने की सलाह दी है। आप पैसा ऐसा खर्च कीजिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, जहां से रोजगार भी पैदा हो, जहां से आने वाली पीढ़ियों को फायदा हो। वहां तो नहीं होता है। पब्लिसिटी के लिए हम खर्च कितना भी कर ले, हम ट्रेजरर है। वहीं लोकसभा में आज सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा की गई। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने की दिशा में ठोस कदम उठाने को लोकसभा की मांग की। वहीं सत्ता पक्ष के सांसदों ने सड़क निर्माण के लिए सरकार की सराहना करते हुए अपने अपने क्षेत्रों में कुछ परियोजनाओं की मांग की है। पैकेज वैकेज की बात करते रहते हैं लोग, विशेष स्टेटस की बात करते रहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि देश की सरकार नीति बनाती है और नीति के साथ जो विकास आता है वो पैकेज वैकेज से कहीं बहुत ज्यादा है। विशेष दर्जा क्या होगा? अगर नीति अगर आपकी सही होगी, सोच सही होगा, योजना सही होगा, तो लाखों करोड़ रुपया राज्य में चले जाएंगे। ऐसी सरकार तो हमने देखी नहीं थी। कम से कम हम लोग भी 25 साल से पार्लियामेंट में हैं और इस प्रकार से देश बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। जम्मू से लेके अमृतसर, अमृतसर से बठिंडा होके जो जयपुर को एक नया हाईवे बना है, और उसके अलावा जो दूसरा हाईवे है वो है पठानकोट से होके जो जलंधर आता है। अगर उस रोड से लेके कानूवान से लेके उसे रैया नागो के होते हुए शेरों से जोड़ दिया जाए तो हमारे टोटल जो शहर हैं वो डीकंजेस्ट हो जाएंगे और डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि नेशनल हाईवेज तो बन रहे हैं, लेकिन राज्यों के अंदर स्टेट हाईवेज की स्थिति बड़ी खराब है। राज्यसभा के लिए 6 राज्यों की 13 सीटों के लिए नामांकन का काम आज पूरा हो गया है। पंजाब में जीत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह, पार्टी के विधायक राघव चड्ढा और आईआईटी दिल्ली के संकाय सदस्य संदीप पाठक को पंजाब से उच्च सदन के लिए पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। शिक्षाविद अशोक कुमार मित्तल और व्यवसायी संजीव अरोड़ा को भी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। असम से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। बीजेपी के सहयोगी दल यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल के कार्यकारी अध्यक्ष आर नरजुरी ने नामांकन दाखिल किया। बीजेपी ने 1 सीट पर पवित्र मार्गरेटा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं असम में राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से रिपुन बोरा ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। रिपुन बोरा इस बार विपक्षी दलों को संयुक्त उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे हैं। असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, नागालैंड और त्रिपुरा के सदस्यों का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। वहीं पंजाब के 5 सदस्यों का कार्यकाल 9 अप्रैल को खत्म हो रहा है। राज्यसभा की 13 सीटों के लिए 6 राज्यों में 31 मार्च को चुनाव होना है। वरिष्ठ बीजेपी नेता पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में इसका फैसला लिया गया है। केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी ने देहरादून में बीजेपी विधायक दल की बैठक में भाग लिया। बीजेपी ने राज्य में लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की है। इससे पहले बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने उत्तराखंड की नवनिर्वाचित विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ली। राजभवन में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री मुख्य सचिव एस संधू और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में कालाडूंगी से विधायक बंशीधर भगत को शपथ दिलाई। प्रोटेम स्पीकर बनने के बाद बंशीधर भगत विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने दूसरे निर्वाचित विधायकों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे खबरें राज्यवार और साथ ही साथ बात करेंगे यूक्रेन और रूस के ताजा हालात की। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की खबर में बढ़ते आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की।
कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब में हाल ही में संपन्न राज्य चुनावों में विधानसभा के लिए चुने जाने के बाद राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को अपना इस्तीफा सौंपा। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए 6 और उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने सिद्धार्थनगर से सुभाष नगर, यदुवंश कानपुर फतेहपुर से अविनाश सिंह चौहान, मिर्जापुर सोनभद्र से विनीत सिंह को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने इससे पहले 30 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर मेकेदातु बांध बनाने के कर्नाटक सरकार के प्रयास के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है। जल संसाधन मंत्री वी दुरईमुरुगन ने प्रस्ताव में कहा है कि कर्नाटक सरकार द्वारा कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान नहीं करती। असम विधानसभा में आज कई मुद्दों को गतिरोध देखने को मिला। विधानसभा अध्यक्ष बिस्वजीत देमारी ने विपक्षी सदस्यों से शांत रहने और प्रश्नकाल जारी रखने में सहयोग देने की अपील की। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने अध्यक्ष की अपील अनसुनी कर दी और विधानसभा से वॉकआउट किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंदौर में नवनिर्मित सरवटे बस स्टैंड का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने 10 करोड़ रुपए की लागत वाली 3000 साइकिलों को जोड़ने वाली परियोजना के प्रथम चरण का उद्घाटन किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने चेन्नई में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का शिलान्यास किया। 230 करोड़ रुपए लागत के 7 मंजिला अस्पताल में 1000 बिस्तरों की सुविधा होगी। साथ ही कई तरह की जांच की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने यूक्रेन में मरने वाले भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा को हावेरी जिले में उनके पैतृक स्थान पर जाकर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने नवीन के दुर्भाग्यपूर्ण निधन पर दुख जताया। नवीन शेखरप्पा खारकीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल में हुए कथित कोयला घोटाले से संबंधित धन संशोधन के एक मामले में पूछताछ के लिए आज दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए। इस मामले में अभिषेक और उनकी पत्नी रुजिरा से पूछताछ की जा रही है। ईडी इस मामले में उनकी भूमिका की जांच कर रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का कोविड-19 रोधी टीकाकरण शुरू हो गया है। इस आयु वर्ग के बच्चों को कोर्बेवैक्स टीके की पहली खुराक दी जा रही है। प्रशासन के मुताबिक उन्हें केंद्र से मानक परिचालन प्रक्रिया देर से मिली। इसी वजह से 16 मार्च से वैक्सीनेशन अभियान नहीं शुरू हो सका। राजधानी दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक 20.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं दिन में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। इससे पहले रविवार को अधिकतम तापमान 38.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि इस मौसम में अब तक का अधिकतम तापमान है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही बहाल हो गई है। रामबन जिले में भूस्खलन होने के बाद 15 घंटे से अधिक समय तक यातायात निलंबित था। बार बार पत्थर गिरने के कारण सड़क को साफ करने का अभियान कई बार बाधित हुआ। आगरा में कला, शिल्प, संस्कृति और व्यंजनों का 10 दिवसीय ताज महोत्सव चल रहा है। रविवार को मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने इसका शुभारंभ किया। ताज महोत्सव को लेकर शिल्पग्राम लघु भारत बना नजर आ रहा है। और अब रुक करते हैं कुछ और खबरों का। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित अलंकरण समारोह में वर्ष 2022 के लिए पद्म भूषण पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। सीडीएस जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म भूषण से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जनरल बिपिन रावत की बेटी कृतिका और तारिणी को पुरस्कार दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पैरालंपिक रजत पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एसआईआई के एमडी साइरस पूनावाला को पद्म भूषण से सम्मानित किया। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों की कई जानी मानी हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिए गए। पद्म पुरस्कार अलंकरण समारोह के दूसरे पार्ट का आयोजन 28 मार्च को किया जाएगा। और चीन का एक विमान दक्षिणी प्रांत गुआंशी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में 132 लोग सवार थे। हादसे के कारण
पहाड़ी इलाके में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस का विमान बोइंग 737 तेंग काउंटी में वुजो शहर के पास हादसे का शिकार हो गया। हादसे की सूचना मिलने के बाद बचाव दलों को मौके पर भेजा गया है। चीन के राष्ट्रपति ने व्यापक तलाशी और बचाव काम का आदेश दिया है और इसी बीच चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने अपनी वेबसाइट का रंग बदलकर काला कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर शोक जताया है। रूस ने यूक्रेन के मरियुपोल में सुरक्षित मानवीय गलियारे के बदले बंदरगाह शहर के लोगों से हथियार डालने की मांग की है। हालांकि यूक्रेन ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस शहर पर नियंत्रण के लिए लड़ाई अब भी तेज है। रूसी कर्नल जनरल मिखाइल मिजित्सेव ने कहा है कि वो मरियुपोल से प्रस्थान के लिए 2 निकासी गलियारों की स्थापना की अनुमति देंगे, जिनमें से एक पूर्व में रूस की तरफ तो दूसरा पश्चिम में यूक्रेन के अन्य हिस्सों की ओर जाएगा। मरियुपोल के अधिकारियों के मुताबिक रूसी हमलों से शहर में कम से कम 2300 लोग मारे गए हैं, जिनमें से कुछ को सामूहिक कब्रों में दफनाया गया है। आपात अधिकारियों ने पूर्वी यूक्रेन के सुमी शहर में एक रासायनिक संयंत्र से हुए अमोनिया गैस के रिसाव पर काबू पा लिया है। हालांकि सुमी के क्षेत्रीय गवर्नर दमित्री जिवित्स्की ने ये नहीं बताया कि रिसाव किस कारण हुआ था, जिसके चलते सुमिखिमप्रोम संयंत्र के 2.5 किलोमीटर के दायरे में चारों तरफ जहरीली अमोनिया गैस फैल गई थी। सुमिखिमप्रोम संयंत्र सुमी के पूर्वी बाहरी इलाके में स्थित है, जिसकी आबादी 2.63 लाख के करीब है और जहां हाल ही के हफ्ते में रूसी सैनिकों द्वारा नियमित रूप से गोलीबारी की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन पर जारी रूसी हमलों के बीच उत्तर अटलांटिक संधि संगठन और यूरोप के सहयोगियों के साथ बातचीत के लिए अपनी आगामी यूरोप यात्रा के दौरान पोलैंड भी जाएंगे। बाइडेन बुधवार को वॉशिंगटन से ब्रसेल्स रवाना होंगे और फिर वहां से पोलैंड जाएंगे, जहां वे इन देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। यूक्रेन संकट में पोलैंड एक महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है और वो हजारों अमेरिकी सैनिकों की मेजबानी कर रहा है। साथ ही पिछले कुछ दशकों में यूरोप के सभी बड़े शरणार्थी संकट के बीच वह किसी भी अन्य देश की तुलना में यूक्रेन से पलायन करने वाले लोगों को सबसे ज्यादा संख्या में शरण दे रहा है। पोलैंड ने 20 लाख से अधिक लोगों को शरण दी है। नवरोज 2 पारसी शब्दों नव और रोज से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है नया दिन। पारसी लोग इसे बड़े हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट करते हैं। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं पारसी समुदाय के नवरोज यानी कि नए साल के जश्न की तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।